गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है कला के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। जो आप देखेंगे तो आपके एग्जाम के दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्लास देखना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को शुरू करते हैं। और जो है आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने ली हुई है। ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, भारत में लेखन का सर्वप्रथम उदाहरण पाया जाता है। भारत में लेखन का सर्वप्रथम उदाहरण पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पाली बौद्ध के रूपों में, 11वीं शताब्दी ईसा के जैन धर्म ग्रंथ के रूप में, 16वीं शताब्दी ईस्वी के राजस्थान में चित्रित वैष्णव ग्रंथों के रूप में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल कालीन ग्रंथों में। अब देखिए भारत में लेखन का सर्वप्रथम उदाहरण जो है वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पाली बौद्ध ग्रंथों के रूप में हुआ, जिसमें जो है आप देखेंगे जो जहाँ से पाल शैली शुरू होती है, पाल शैली आपकी शुरू होती है, वहीं से जो है यह जो है लेखन का उदाहरण शुरू होता है। लेखन का उदाहरण जो है शुरू होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए नागर शैली संबंधित है। नागर शैली जो है वह संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन है आपका वास्तुकला से, चित्रकला से, मूर्तिकला से, आलेखन कला से। जो नागर शैली है आप सभी लोग जानते हैं, नागर, बेसर और द्रविड़, यह तीनों जो है मंदिरों की जो है मंदिरों की एक शैली है। सब जो है 3 मंदिरों, भारत के मंदिरों की 3 शैलियों को आप जानते हैं। नागर शैली जो उत्तर भारत के मंदिर बनाए गए, जो है आपके द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिर बनाए गए, बेसर शैली बीच के कुछ जो हैं आपके मंदिर जो है उसमें बेसर शैली में निर्मित किए गए। जो आपके मंदिर हैं वह जो है मूर्तिकला के अंतर्गत नहीं, ना ही चित्रकला के अंतर्गत, ना ही आलेखन के अंतर्गत आते हैं। आपके किस कला के अंतर्गत? मंदिर निर्माण की जो शैली है वह वास्तुकला के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? आपकी वास्तुकला के अंतर्गत आती है, आपके मंदिर निर्माण की जो शैली है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक। बताइएगा प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था वह क्या था? आप सभी लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था आप सभी लोग जानते हैं वह क्या था? पशु आखेट था। आखेट से संबंधित था, पशु आखेट से संबंधित था जो है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय जो था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? रूप भेद है, यहाँ पे शिल्प है, आलेख है, रचनात्मकता है। बताइएगा प्राचीन जो चित्रकला है उसका प्राचीन नाम क्या था? पहले जो है आपका चित्रकला को जो है जो पुराने समय में नाम लिए जाते थे चित्रकला का, वह किस नाम से लिए जाते थे? ये प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। किस नाम से भाई थे? जो कला थी उसका प्राचीन नाम क्या था? कला शब्द को हम शिल्प शब्द के नाम से जानते थे प्राचीन समय में। प्राचीन समय के लोग जो थे वह चित्रकला को कला न कहकर शिल्प शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके। इस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा, हमारा यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है। देखिएगा, गेरू है। गेरू क्या है? पेस्टल रंग है, जल रंग है, भूमिज रंग है, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं जो गेरू ना पेस्टल रंग है ना ही जल रंग है। आपका जो है गेरू वह भूमिज रंगों में आता है। गेरू जिसे जो शादी ब्याह में जो कोहबर का भी कार्य किया जाता है, कोहबर की रंगाई की जाती है, वही गेरू है आपका, वो भूमिज रंग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? लखनिया दरी, रायसेन, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। भीमबेटका जो है आपके देखिए प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। यह जो कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपकी भीमबेटका गुफा या प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। इसमें कुल जो है 600 से 700 जो है आपकी जो है गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें से कितनी चित्रित हैं? आपकी 275 चित्रित हैं। यह देखेंगे तो इसकी खोज जो है 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में किसने की थी? विष्णुधर वाकड़कर साहब ने की थी, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। विष्णुधर वाकड़कर साहब, ऐसे तो आप देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी खोज हुई है, गुफाओं की खोज हुई है, मंदिरों की खोज हुई है भारत में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाश्चात्य विद्वानों ने खोज की है। लेकिन यह जो है आपके भारतीय हैं विष्णुधर वाकड़कर साहब, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने जो है भीमबेटका गुफा की खोज की थी 1958 ईस्वी में। और भीमबेटका गुफा को जो है आप देखेंगे तो 2003 में विश्व विरासत स्थल भी शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है सारनाथ उत्तर प्रदेश, गया बिहार, ललितागिरी उड़ीसा, जयपुर राजस्थान। सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। और आप बताइए पहले उपदेश को क्या कहा गया? पहले उपदेश को क्या कहा गया? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और जो है उस उपदेश को क्या कहा गया? उसको क्या कहा गया? हर धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया प्रथम उपदेश को। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, धातु से बनी नृत्य करती नर्तकी मूर्ति की खोज हुई। कहाँ से खोज हुई भाई? हड़प्पा है, मिस्र है, मेसोपोटामिया है, मोहनजोदड़ो है। आप सभी लोग जानते हैं प्रथम कांस्य प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। वह कहाँ से प्राप्त हुई भाई? नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। वह कहाँ से? आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी ऊंचाई जो है आपकी 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है जिसकी ऊंचाई। इसको देखेंगे, इस नृत्य करती हुई मूर्ति को देखेंगे तो यह मूर्ति जो है इसमें जो है सिर्फ उन्होंने आभूषण पहना हुआ है। आभूषण पहना है और एक हाथ कमर पे है, एक हाथ जो है पैर पर इनका है और आभूषण पहना है। इसमें जो है आभूषण के अलावा यह नग्न अवस्था में है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं? कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं? बताइएगा सभी लोग बताइएगा। 64 हैं, 60 हैं, 54 है, 44 है। बताइएगा कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं? कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं? तो सभी लोग जानते हैं कितनी कलाएं बताई गई हैं कामसूत्र में जो है 64। अब बताइएगा कामसूत्र जो है वह किसकी रचना है? कामसूत्र जो है किसकी रचना है? बताइएगा सभी लोग।
चलिए यहाँ पर देखिए, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। देखिए, एन.एस. बेंद्रे हैं, F.N. सुजा साहब हैं, M. आचरेकर है, राजा रवि वर्मा जी हैं। बताइएगा, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। वह कौन है भाई? राजा रवि वर्मा साहब, जो तैल विधा से कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा साहब, उन्होंने जो है कब कब खोला भाई? 1894 ईस्वी में मुंबई घाटकों पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की मुंबई घाटकों पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा। चलिए, अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता में, जम्मू कश्मीर में, चेन्नई में, दिल्ली में। बताइएगा, अमरनाथ गुफा मंदिर। आप सभी लोग जानते हैं अमरनाथ गुफा मंदिर की कहानियों के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जो है अमरनाथ गुफा मंदिर, वह कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है आपकी कौन सी गुफा? कौन सी गुफा? आपकी अमरनाथ गुफा मंदिर, जो आपके शैव धर्म शिव से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस स्थान से रहा है? के.एस. कुलकर्णी की बात की जाए, के.एस. कुलकर्णी की बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से रहा है? के.एस. कुलकर्णी साहब का, के.एस. कुलकर्णी साहब की बात की जाए तो इनका संबंध बताइए कहाँ से रहा है? के.एस. कुलकर्णी साहब, बताइएगा। बहुत ही प्रमुख हैं यह चित्रकार, और हर बार जो है के.एस. कुलकर्णी साहब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइएगा, के.एस. कुलकर्णी साहब हैं, बताइएगा के.एस. कुलकर्णी साहब। चलिए देखिएगा, वाराणसी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है। कहाँ से भाई इनका संबंध? वाराणसी से है। के.एस. कुलकर्णी साहब का संबंध जो है वह है आपका जो है कहाँ से है? वाराणसी से है के.एस. कुलकर्णी साहब का संबंध। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा। गढ़ी कार्यशाला के प्रथम निर्देशक कौन थे? गढ़ी कार्यशाला के प्रथम निर्देशक कौन थे? नंदलाल बोस हैं, जितिननाथ मजुमदार हैं, शंखु चौधरी हैं, अनिलनाथ टैगोर जी हैं। बताइएगा, जो गढ़ी कार्यशाला के प्रथम निर्देशक थे वह कौन थे? वह कौन थे? गढ़ी कार्यशाला के प्रथम निर्देशक कौन थे भाई? कौन थे आपके? शंखु चौधरी। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं यह भी। अभी हमने ऊपर के.एस. कुलकर्णी साहब को देखा है, के.एस. कुलकर्णी साहब को देखा है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उनसे भी हर साल प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे शंखु चौधरी साहब हैं जो गढ़ी कार्यशाला के प्रथम निर्देशक थे, इनसे भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे तो यह जो है दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित चित्रकार हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित चित्रकार हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। इनके कला गुरु जो हैं वह राम किंकर बैद जी हैं। इन्हें जो है शंखु चौधरी जी को आप देखेंगे तो मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। और इनके ऊपर घनवाद का प्रभाव रहा है, घनवाद का प्रभाव रहा है। आप देखेंगे तो शंखु चौधरी के कला गुरु राम किंकर बैद जी थे। राम किंकर बैज और जो है शंखु चौधरी, यह लोग जो है स्मारक प्रतिमा के निर्माण के लिए जो है नेपाल गए थे सन 1945 ईस्वी में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा। आर.एस. बिष्ट कौन थे? आर.एस. बिष्ट कौन थे? लेखक थे, प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार थे, कला समीक्षक थे, प्रसिद्ध वास्तुकार थे। आप सभी लोग जानते हैं जो आर.एस. बिष्ट जी हैं, आर.एस. बिष्ट साहब हैं, वह क्या हैं? आर.एस. बिष्ट साहब हैं आपके प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य
कौन थे? बताइएगा। भरत मुनि हैं, यशोधर पंडित हैं, लामा तारानाथ हैं, भर्तृहरि हैं। बताइएगा नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? प्रवर्तक आप सभी लोग जानते हैं कौन थे भाई? भरत मुनि जी थे। भरत मुनि जिन्होंने यह इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र कब लिखी गई? प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में यह पुस्तक इनकी लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए एक बार। चलिए, षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है संगीत और नृत्य में, ललित कला में, वास्तुकला में, प्लास्टिक कला में। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है वह किसमें होता है भाई? ललित कला में होता है, ललित कला में। चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रश्न। ऋतु एवं बारहमासा का सर्वप्रथम चित्रण हुआ है। ऋतु एवं बारहमासा का सर्वप्रथम चित्रण हुआ है बसंत विलास में हुआ है, लोरचंदा में हुआ है, मृगावती में हुआ है, कविप्रिया में हुआ है। बताइएगा ऋतु और बारहमासा का सर्वप्रथम चित्रण हुआ है कहाँ पर हुआ भाई? सबसे पहले बसंत विलास में, बसंत विलास में हुआ है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? सभी लोग जानते हैं कला जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर हैं, हर्बर्ट रीड हैं, लियो टॉलस्टॉय हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। बताइएगा कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी है भाई? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय जी हैं, इन्होंने लिखी है जो है कला क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कोई एक दृश्य कला दो आयामी है? चित्र है, मूर्ति है, अधिष्ठापन है, बर्तन है। बताइएगा दो आयामी जो है वह क्या है भाई? चित्र है दो आयामी। चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रश्न। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? इटली से, भारत से, फ्रांस से, जापान से। भारत से तो ऐसे नहीं हुआ था गोथिक शैली। आप देखिए जापान को भी काट देंगे, इन्हीं दो में कंफ्यूज रहेंगे तो आपका सही क्या हो जाएगा? फ्रांस। गोथिक शैली का आरंभ जो हुआ था वह फ्रांस से हुआ था। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष हुआ था? एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष हुआ था? यह देखिएगा एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1842 में, 1918 में, 1630 में, 1832 में। इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। एडवर्ड माने का जो जन्म है वह कब हुआ था? 1832 में। कब हुआ था भाई? 23 जनवरी 1832 ईस्वी को जो कहाँ होता? पेरिस में होता है, पेरिस फ्रांस में जो है एडवर्ड माने साहब का जन्म होता है। पेरिस फ्रांस में होता है एडवर्ड माने साहब का जन्म। और यह जो है प्रभाववाद से संबंधित चित्रकार हैं। देखिए माने और मोने में कन्फ्यूजन होता है, माने और मोने में। यह माने साहब हैं, एडवर्ड माने साहब हैं, जो क्लाद मोने साहब नहीं हैं, एडवर्ड माने जी हैं। जो है आपके इनका एक प्रसिद्ध चित्र है ओलंपिया, काफ़ी प्रसिद्ध है। जो एक वेश्या का चित्र है ओलंपिया, काफ़ी प्रसिद्ध है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं उससे। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। टर्नर कौन था? इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर, डच लैंडस्केप पेंटर, फ्लेमिश लैंडस्केप पेंटर, ग्रीक लैंडस्केप पेंटर। सभी लोग जानते हैं टर्नर कौन था भाई? इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर था। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम कौन सी भारतीय चित्रशैली के प्रमुख कलाकार थे? कांगड़ा है, गुलेर है, चंबा है, गढ़वाल है। बताइएगा मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो गढ़वाल शैली से संबंध रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, अभी यह क्वेश्चन बन गया, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद है, भविष्यवाद है, प्रभाववाद है, घनवाद है। किस वाद से संबंधित है भाई? अति यथार्थवाद से संबंधित है। चलिए अगला हम देख लेते हैं।
भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है। लोक कला की बात की जा रही है, लोक कला की बात की जा रही है, इसका ध्यान दीजिएगा। नव्य है, सृजनशीलता है, तर्क है, उपयुक्त सभी नहीं है। लोक कला में उपयुक्त सभी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। लिनोकट तकनीक के द्वारा डांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? राजा रवि वर्मा हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी साहब हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस जी हैं। लिनोकट तकनीक के द्वारा डांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? आप सभी लोग जानते हैं यह जो डांडी यात्रा है यह किसने बनाई है? नंदलाल बोस जी ने। नंदलाल बोस जी ने। और किसके शिष्य हैं भाई? अवनी बाबू के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? अवनी बाबू के शिष्य हैं नंदलाल बोस जी, जिन्होंने नियो बंगाल शैली की स्थापना की थी। जिन्होंने नियो बंगाल शैली की स्थापना की थी। चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रश्न। देखिएगा, मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वज्र किससे बना था? दिए गए विकल्पों में सही की पहचान करें। पीतल, सिलखड़ी पत्थर, ब्लैक स्टेटाइट, सफ़ेद क्ले। आप सभी लोग जानते हैं पुजारी राजा जो बने हैं, पुजारी की मूर्ति वह किससे बनाया गया भाई? सिलखड़ी पत्थर से। किससे? सिलखड़ी पत्थर से। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उल जमा यानी वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था। बिशन दास, मंसूर, विचित्र, अबुल हसन। आप इससे ही जो जहांगीर के समय का सबसे प्रमुख चित्रकार था वह कौन था? अबुल हसन था। यहीं से टिक लगा देंगे, उसी को जो है नादिर उल जमा किया जो है उपाधि दी गई थी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस शैली से है? जम्मू से, बसौली से, कांगड़ा से, मांडव से। बताइएगा, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस शैली से भाई? बसौली शैली से। किससे है? बसौली शैली से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोदा प्रभावित हुआ था? डांसिंग गर्ल से, बुद्ध से, नटराज से, कृष्ण से। जो प्रसिद्ध मूर्तिकार जो पाश्चात्य शैली के मूर्तिकार हैं रोदा जी, वह नटराज की प्रतिमा को देखकर प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न एक दो जब पूछे जाते हैं तो हम जान ही नहीं पाते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बीजापुर में, बीदर में। कहाँ दर्शाया गया भाई? बीजापुर में। बीजापुर में। चलिए अगला हम देखते हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1905, 1857, 1875। जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो स्थापना है वह कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्याह कोष्ठ का राजा, किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी, ज्योति भट्ट, लक्ष्मणगढ़, के.जी. सुब्रमण्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर वह किसका है भाई? के.जी. सुब्रमण्यम साहब का। के.जी. सुब्रमण्यम साहब का है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपके लिए। के.जी. सुब्रमण्यम साहब से। के.जी. सुब्रमण्यम ही बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद बिहारी मुखर्जी भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ देखेंगे ज्योति भट्ट भी महत्वपूर्ण हैं आपके। इन लोगों से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए ये लोग। चलिए मित्रों, देखिए ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। अब तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट।